अब आज वाली डिस्कशन है प्रोबेबिलिटी के क्लास 12th रेगुलर सिलेबस के टेस्ट के डिस्कशन। तो प्रोबेबिलिटी हमने कंप्लीट करा एज अ टॉपिक। प्रोबेबिलिटी में जो करने लगे हैं आज वाली क्लास में डिस्कस, दैट इज प्रोबेबिलिटी क्लास 12th, जो हमने बोर्ड्स के लिए डिस्कशन करी। पर प्रोबेबिलिटी में बेस्ट पार्ट ये है कि जो बोर्ड का टास्क है वही एक्चुअली हमने रियलाइज करा कि वही कंपटीशन का काम है, वही IIT JEE है, वही सारी अंडरस्टैंडिंग है जो कि हमें कल को किसी भी लेवल पे काम आएगी। तो अभी वाले काम पे प्रोबेबिलिटी पे मैंने कई बार क्लासेस के बीच में भी कहा कि प्रोबेबिलिटी की तो बिल्कुल गर्दन पकड़ के रखो। ये इस लेवल पे हमारा रेडी होना चाहिए कि हमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको तोड़ सके। अब गड़बड़ क्या होती है कि हमें लगता है कि फॉर IIT या फॉर कल को कोई भी एग्जाम दोगे, कल को आप लोग, ये बाद में भी काम आता रहेगा। पर जो जड़ अभी हमारी प्रोबेबिलिटी की बन गई 11th-12th में मिला के, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। ये बिल्कुल वैसे, बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग में समझ में आया होना चाहिए जैसे मुझे समझ में आता है। तो जब ये वैसे आ गया तो फिर आई एम टेलिंग यू ये कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमने करा, चाहे वो बेस थ्योरम हो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि जहाँ से कि बेस थ्योरम निकली, टोटल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सबकी जो जड़ है वो पकड़ में आनी चाहिए कि हमने कैसे बनाया। और हमने ये गलती को समझा कि एक आम बच्चा क्या करेगा, वो इनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लाने से रुकेगा। हम नहीं रुकेंगे। जैसे मैंने बताया बस उसको वैसे समझो। जो असाइनमेंट दी उनको कंप्लीट अगर नहीं करा तो वो करनी है, तभी जो टेस्ट है उसकी डिस्कशन, उसको पकड़ पाने का सेंस बनेगा। प्रोबेबिलिटी आई एम टेलिंग यू इट इज सो इंटरेस्टिंग। और लोग जो इसमें डरते हैं वो गलती क्या करते हैं कि उनको उसको इसकी, जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ वैसे बोलना नहीं आया होता। तो एग्जैक्टली वैसे हम लोगों ने सबको उसको एग्जैक्टली वैसे बोलना है जैसे मैंने कई बार क्लासेस में बताया, फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो अब इस टेस्ट के डिस्कशन के थ्रू भी उसी अंडरस्टैंडिंग को जो हम पहले से जानते हैं उसको रीइंफोर्स करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन देखनी शुरू करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की टर्म में हमें कहा क्या गया, जो लैंग्वेज गिवन थी वो क्या थी कि एन अर्न कंटेन्स 2 white and 2 black balls, a ball is drawn at random, if it is white it is not replaced, उसको वापस नहीं डाला, otherwise it is replaced along with another ball of the same color, the process is repeated, find the probability that the third ball drawn is black। तो अब हमने क्लास में क्या सीखा है कि इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो जो लैंग्वेज दी गई है वो कहती क्या है कि प्रोबेबिलिटी थर्ड बॉल ब्लैक चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं शुरू कैसे करता कि क्लियरली हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए था कि मुझे थर्ड बॉल ब्लैक चाहिए। तो अब जब थर्ड बॉल हमें ब्लैक चाहिए तो इसकी स्टोरी बिल्डिंग, अब हम लोग इसको तोड़ना जानते थे और हमने करा हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हम लोगों ने शुरू में करी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA/B, फिर वहाँ से हमने उसका नेक्स्ट वाला पार्ट करा था जिसमें हमने सीखा कि जैसे वो था ना क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी दैट पहले रेड आए फिर ब्लैक आए, कह लो ये वहीं से ओरिजिनेटेड था। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को थर्ड बॉल अगर ब्लैक चाहिए तो सिचुएशंस क्या क्या बन सकती थी। अगर वाइट है तो उसको रिप्लेस नहीं करा, और तो अब या तो ये हो सकता था कि पहली वाइट निकले फिर वाइट निकले फिर ब्लैक आ जाए, या फिर पहली वाइट निकले फिर ब्लैक निकले फिर ब्लैक निकले, या फिर पहली ब्लैक निकले फिर वाइट निकले एंड फिर ब्लैक निकले, या फिर पहली ब्लैक हो एंड सेकंड ब्लैक हो एंड फिर थर्ड भी ब्लैक आ जाए। देखो ये पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि अगर वाइट बॉल आ रही है तो हमने उसको रिप्लेस नहीं करा, लेकिन अगर ब्लैक बॉल आ रही है तो हम एक ब्लैक बॉल एक्चुअली और ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो थर्ड वाला जो फोर्थ वाला केस बना वो पॉसिबल था। तो अब इसको ब्रेक कैसे करते? तो अब मैं पहले वाले को अगर लिखता तो ये क्या बनता कि फर्स्ट वाइट आ जाए एंड सेकंड वाली वाइट आ जाए। जब फर्स्ट वाइट आ गई इसको W1 लिख लेते हैं, इसको W2 और इसको W1। फिर थर्ड वाली ब्लैक आ जाए, थर्ड वाली ब्लैक आ जाए जब फर्स्ट वाली वाइट एंड सेकंड वाली भी वाइट आ चुकी है। तो ये मैंने इसको ब्रेक करा, ये मैंने इसको ब्रेक करा। तो ये क्या बन जाता, सिंपली पहली वाली वाइट आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 2/4 एंड सेकेंड वाली वाइट आ जाए जब फर्स्ट वाली वाइट आ चुकी है। तो हमें क्लैरिटी है कि जब हमने एक वाइट बॉल निकाली
तो हमने वाइट बॉल तो अब डालनी नहीं, तो उस बैग में अब बॉल्स कितनी बच गई 3, उनमें वाइट कितनी है 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती 1/3। एंड अब उसके बाद ब्लैक आ जाए जब 2 वाइट बॉल्स निकल चुकी हैं, तो अब उसमें बैग में बॉल्स कितनी बची 2, एंड वो उनमें से ब्लैक कितनी है, दोनों ब्लैक हैं, तो इट इज़ 2/2। तो ये बनता इस वाले पार्ट का आंसर, इस वाले पार्ट का आंसर। अब ऐसी जो ये वाला पार्ट है, इसको अब हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, इसको लिखते कि पहली वाइट आ जाए, फिर सेकंड वाली ब्लैक आ जाए, B2 ब्लैक आ जाए जब पहली वाइट आ चुकी है, एंड फिर थर्ड वाली ब्लैक आ जाए B3 जब फर्स्ट वाली वाइट एंड सेकंड वाली ब्लैक आ चुकी। देखो मैं जो इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो वहाँ लिखनी है, यहाँ पे जगह का इश्यू पड़ा है इसलिए मैंने लिखा नहीं, पर वहाँ लिखना है, ऐसे ही इस वाले को लिखना है और ऐसे ही इस वाले को लिखना है। तो फर्स्ट वाली वाइट चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4, एंड सेकंड वाली ब्लैक आ जाए जब फर्स्ट वाली वाइट आ चुकी है। तो जब फर्स्ट वाली बॉल वाइट आ चुकी है तो सेकंड वाली बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फर्स्ट बॉल जब वाइट निकाल दी तो वो तो चली गई, कुछ और हमने उसमें एडिशन भी नहीं करी। अब ब्लैक कितनी रह गई 2, एंड टोटल बॉल्स कितनी हैं 3, तो सेकंड वाले के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट बॉल वाइट आई है तो इट इज़ 2/3। अब जब सेकंड वाली बॉल हमने ब्लैक निकाल ली है, तो अब क्या हुआ कि अब हमने वो सेकंड वाली बॉल को वापस डाला अलॉन्ग विथ अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर। तो अब बैग में बॉल्स कितनी हो गई 4, बैग में बॉल्स कितनी हो गई फिर से वापस 4, उसमें ब्लैक कितनी है 3 और वाइट कितनी है 1। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंड स्टेप पे हम लोगों ने जब ब्लैक बॉल निकाली तो जब वो वाली बॉल को हमने वापस डालना है और साथ में उसके एक उसी कलर की बॉल और ऐड कर देनी है। क्यों, क्योंकि हमें कहा गया है। तो अब ऐसा, अब जो लास्ट वाले केस के लिए ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/4। बिल्कुल ऐसे ही अब इसके केसेस लिखे तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये बच जाता पहली ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी 2/4। अब उसमें एक बॉल हमने बैग में ऐड कर दी, ब्लैक निकाली ना, तो अब ब्लैक कितनी हो गई 3 एंड वाइट कितनी हो गई 2, तो वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5, एंड उसके बाद फिर ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी, वाइट निकाली तो वो बॉल बाहर चली गई, तो अब ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी बची कितनी बॉल्स 3, दैट वुड बी 3/4। तो ये इस वाले पार्ट का आंसर होता है, इस वाले पार्ट का आंसर ये रहा। इसके मैंने केसेस नहीं बनाए, प्लस ये लास्ट वाला, पहली वाली ब्लैक निकले उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, सेकेंड वाली ब्लैक निकले उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5, क्यों, क्योंकि अब हमने बॉल्स बढ़ा दी, एंड नेक्स्ट वाले के ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/6। तो सिंपली मुझे इन चारों का सम करना था, पर जब आप लोगों ने टेस्ट दिया तो आप लोगों को ये लिख के दिखाना था, ये सारा पार्ट लिख के दिखाना था। इससे क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर आपके आंसर में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाती है, मतलब वो वाली अंडरस्टैंडिंग भी राइट हो जाती है अगर हमें ये सही तरीके से बोलना आता है तो। और ये बड़े काम की बात है, ये बहुत काम की बात है। तो ये था इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन की टर्म तो एक्चुअली बहुत सिंपल थी। हमें दिया क्या गया, हमें कहा गया कि 3 फैक्ट्रीज हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, हमें दिया गया कि 3 फैक्ट्रीज हैं ABC, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ बना रहे हो। द फैक्ट्री A प्रोड्यूसेस ट्वाइस एज मेनी एज B प्रोड्यूसेस while the factories B and C produce the same quantity, ठीक है। इट इज़ नोन दैट, अच्छा अब नोटिस करो कि कोई प्रोडक्ट अगर ABC में से कहीं से अगर आया तो क्या हमें समझ में आता है कि A से आना या B से आना या C से आना, इन तीनों में से ही आना है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड साथ में एग्जॉस्टिव है। क्यों, क्योंकि A, B या C में से किसी एक से आना है और इन तीनों में से एक से ही आना है। अब हमें दिया गया कि A की जो प्रोडक्शन है वो ट्वाइस ऑफ B है और B और C की सेम है। तो अगर B और C की प्रोडक्शन अगर समझाने के लिए मान लो उनसे प्रोडक्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर P होती तो C की भी P होती, B की P तो C की भी P, और A की 2P हो जाती। ये मिला के 1 होना चाहिए था। ये मैंने क्या कंसेप्ट लगाया कि उनसे निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो 4P कितना बना 1, ऐसे P आ गया 1/4, P आ गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट A से निकला वो था 2P विच इज़ 1/2, B से निकला दैट वॉज P विच इज़ 1/4, एंड ऐसे ही C के लिए भी 1/4। ये था पहला काम। तो मुझे PA, PB, PC पता है। तो ये बड़ी सब ना छोटी छोटी सी बातें हैं
जो कि लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ कांपते हैं, डरते हैं। कुछ नहीं करना हमने, बहुत सिंपल काम है। प्रोबेबिलिटी की तो गर्दन पकड़ में आनी चाहिए, होना ही होना है। इसका आईआईटी वाला क्वेश्चन भी, आईआईटी एडवांस का भी क्वेश्चन होना ही होना है। तो बोर्ड्स तो कोई काम ही नहीं है फिर। अब इसमें हमें क्या दिया गया कि it is known that 2% of product of A as well as C are defective, while 4% of the product of B are defective. All the products of the three factories are stocked together. If the product is selected at random from the stock, क्या probability है कि वो defective हो? तो क्वेश्चन किसका बना? टोटल probability का। उसमें क्या होता है? probability defective हो। अब कैसे कैसे defective से हो सकता है? या A से हो and defective हो, या B से हो and defective हो, या C से हो and defective हो। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? बिल्कुल ही स्टूपिड डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो कहते हैं क्या पता ना डिफेक्टिव हो, वो वाला केस नहीं बनाया। तो हमें क्लैरिटी है कि हमने कंफ्यूज नहीं होना, स्टूपिड बात नहीं करनी, वो करने दो बाकी सबको। हमें क्या अकल सिखाई गई है कि ऐसे लिखो। ये मैंने कई बार क्लास में एग्जैक्टली हमने ऐसे करा, तो मुझे ये ऐसे चाहिए था टेस्ट में। तो अब ए से है डिफेक्टिव, उसको कैसे ब्रेक करेंगे? ये आगे क्या बना? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी की बात करी थी कि ए से हो एंड फिर डिफेक्टिव हो जब वो ए से है, प्लस बी से हो उसके बाद डिफेक्टिव हो जाए जब वो बी से है, प्लस सी से हो एंड उसके बाद डिफेक्टिव हो जाए जब वो सी से। तो अब इसमें से हर एक की वैल्यू तो मैंने बताई हुई है। पी ए पी बी पी सी तो बता दिया। ये 1/2 है, ये 1/4 है और ये भी 1/4 है। पी डी बाई ए हमें गिवन है विच इज़ वॉट 2%, विच इज़ 2/100। पी डी बाई बी हमें गिवन है 4/100। पी सी बाई डी, ये पी सी भी साथ में आएगा, पी सी इंटू पी सी भी है। पी सी बाई डी कितना गिवन है? दैट इज़ 2/100। तो बस यहाँ पे वैल्यू फिल करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला और होना ही चाहिए था। नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है कि अ लॉट कंटेन्स 2 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स, probability that the lot contains exactly 2 defective articles is 0.4. If the lot contains exactly 3 defective articles is 0.6. Articles are drawn at random from the lot one by one without replacement and testing till all the defective articles are found. What is the probability that the testing ends at the 12th testing? अब ये भी क्वेश्चन एक्चुअली आईआईटी में आया हुआ है और हमने इस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करते हुए कई क्वेश्चंस करे हैं, तो ये होना चाहिए था। इसमें हमें लिखना क्या चाहिए था? प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग एंड्स एट 12th टेस्टिंग। कुछ भी इसकी लैंग्वेज बना ली मान लो मैंने, ताकि कि मुझे समझ में आए। तो अब 12th टेस्टिंग पे ये ख़त्म कैसे हो सकता था? ये कैसे ख़त्म होता कि जो फर्स्ट, अब समझना इस बात को, तो अब इसमें या तो इसमें सिचुएशन क्या बनी, या तो इसमें 2 डिफेक्टिव हों एंड 12th टेस्टिंग पे एंड हो जाए, या फिर इसमें 3 डिफेक्टिव हों एंड 12th टेस्टिंग पे एंड हो जाए। सिंपल सी बात। तो अब या तो 2 डिफेक्टिव हों उसके बाद 12th टेस्टिंग पे एंड हो जाए जब 2 डिफेक्टिव हैं, या फिर 3 डिफेक्टिव हों एंड फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आएगा एंड फिर 12th टेस्टिंग पे एंड हो जाए जब 3 डिफेक्टिव है। तो अब इसको बिल्कुल मुझे सिस्टमैटिक रखना है ताकि कि मैं कंफ्यूज ना हूँ। बच्चे गलती क्या करते हैं, और ये बात मैंने कई बार बोली है कि वो गलती क्या करते हैं कि वो इसको प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पे लेके जाने की कोशिश कर लेते हैं, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। दैट इज़ अ स्टुपिडिटी। हमने नहीं करना, हमने नहीं जाना वैसे, हमने काम को सिंपल रखना है। अब 2 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 0.4 एंड फिर उसके बाद 12th टेस्टिंग पे एंड हो। अब जब हमें पता है कि 2 डिफेक्टिव हैं तो 12th टेस्टिंग पे एंड कैसे होगी? 12th टेस्टिंग पे मुझे एंड करवानी है। तो 12th टेस्टिंग पे एंड कराने के लिए क्या हमें समझ में आता है कि जो फर्स्ट 11 टेस्ट हैं, जो पहले के 11 टेस्ट हैं, उन 11 टेस्ट में 1 डिफेक्टिव निकल आए एंड जो 12th टेस्ट है उसमें वो लास्ट वाला डिफेक्टिव निकल आए, लास्ट डिफेक्टिव निकल आए। मतलब 12th टेस्ट पे डिफेक्टिव निकलना चाहिए, नहीं तो टेस्टिंग पहले ख़त्म ना हो जाती। तो अगर मुझे 12th टेस्टिंग पे टेस्टिंग अगर कंप्लीट करवानी है तो जो फर्स्ट 11 टेस्ट हैं उसमें पहले 1 डिफेक्टिव निकलना चाहिए। 2 डिफेक्टिव है ना इसमें, तो 11 टेस्ट मैंने 11 टेस्ट करे, उसमें 20 आर्टिकल्स हैं, उसमें 20 में से मुझे 11 निकालने, कोई भी एट रैंडम। टोटल वेस्ट तो ये बन गए। रिक्वायर्ड क्या बने? 11, पहले 11 टेस्ट। अब इन 20 में से डिफेक्टिव कितने हैं? 2। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 18। तो उन 18 में से कोई भी 10 निकल आए एंड उन 2 में से 1 निकल आए। ये मैंने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली कि जो फर्स्ट 11 टेस्ट हैं उसमें 1 डिफेक्टिव निकले एंड फिर उसके बाद 12th टेस्ट पे वो लास्ट वाला डिफेक्टिव निकला है। अब डिफेक्टिव कितने बचे?
1 और टोटल बची कितनी यहाँ पे जो आर्टिकल्स बचे दैट इज 9। देखो 20 में से 11 तो हमने निकाल दिए, बचे कितने 9। तो अब डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी इज 1/9 प्लस ऐसे सेकेंड केस विच इज 0.6 इंटू जो फर्स्ट 11 टेस्ट हैं उसमें अब 2 डिफेक्टिव निकाला है, अब 3 है ना डिफेक्टिव, एंड 12th टेस्टिंग पे एग्जैक्टली लास्ट वाला डिफेक्टिव निकाला है। तो फर्स्ट 11 टेस्ट में टोटल वेज तो बन जाते हैं 20 से 11। अब मुझे 17 में से, अब देखो नॉन डिफेक्टिव 17 है, उसमें से कोई भी 2 चाहिए एंड सिंपली इन 17 में से कोई भी टोटल यहाँ पे 9 चाहिए, 17 में से कोई भी 9 चाहिए एंड उन 3 में से कोई भी 2 चाहिए एंड लास्ट वाला डिफेक्टिव निकला है वो अभी भी 1/9 होगा। 1 डिफेक्टिव बचेगा, टोटल बॉल्स कितनी है 9। तो ये बनता है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर और ये थी अपनी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो कि हमने यूज़ करते हुए इस लैंग्वेज को बोलना था। हमने करा भी हुआ था पर टेस्ट देते समय हमें इसको सही से बोलना था, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे बोलना था कि हमारे परफेक्शन में मार्क्स बने। अब ये लैंग्वेज भी हम जानते हैं, हमें समझ में आती है। ये क्या है? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में भी क्या इसमें हमें दिया क्या गया कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज ड्रॉन। हमें लैंग्वेज गिवन है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज ड्रॉन, ठीक है, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी स्पेड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी अ स्पेड। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या हमें समझ में आता है कि वैसे तो लैंग्वेज देख के समझ में आना चाहिए कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का उल्टा रास्ता है। तो वो क्या होता है? बेस थ्योरम, जो कि अब हम लोग इसको बहुत तरीक़ों से बोल सकते थे। सबसे पहले अगर मान लो कुछ भी क्लिक ना करता तो ये तो बोल सकते थे ना कि प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग स्पेड है जब 2 स्पेड निकले। जब 2 स्पेड निकले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड होगा। तो मुझे मिसिंग स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब 2 स्पेड्स हैं। तो अब ये क्या बनेगा सिंपली कि प्रोबेबिलिटी मिसिंग स्पेड हो एंड 2 स्पेड्स हो अपॉन प्रोबेबिलिटी 2 स्पेड्स निकलें। तो अब समझो इस बात को, प्रोबेबिलिटी 2 स्पेड्स निकलें, क्या अब ये समझ में आता है कि ये सीधे रास्ते वाला सिंपल टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 स्पेड्स कैसे कैसे आ सकते थे? अब इस डिनोमिनेटर को देखो। अब ये एक्चुअली ये मैंने क्या अप्लाई करा? बेस थ्योरम, जिसकी हमने जड़ समझी थी कि जो बेस थ्योरम होता है वो एक्चुअली कुछ स्पेशल काम नहीं है, लोगों ने डराया हुआ है। तो हमें वो बिल्कुल वैसे समझ में आना चाहिए जैसे हम लोगों ने उसको क्लास में समझा कि वो कुछ नहीं है काम। हम लोगों ने जब टोटल प्रोबेबिलिटी करी तो उसके बाद बेस थ्योरम तो हमने वैसे ही कर लिया, हमें समझ में आया कि वो कोई स्पेशल काम होता नहीं है, ऐसे ही बनाया हुआ है। तो अब 2 स्पेड्स की कहानी को समझो। 2 स्पेड्स कैसे हो सकते थे? या तो क्या होता, या तो मिसिंग स्पेड होता, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ 2 स्पेड्स एक्चुअली ये क्या क्या बनता। या तो स्पेड घूमता एंड उसके बाद 2 स्पेड्स निकल आते, या फिर स्पेड ना घूमता तो नो स्पेड लॉस्ट एंड उसके बाद 2 स्पेड्स निकल आए। निकालने हमने 2 स्पेड्स ही हैं। अब देखो ये पता है जब ऐसे लिखते हो ना तो फिर आप लोग की कन्फ्यूजन नहीं होती। नहीं तो बच्चे इसमें पता है दिमाग है हमारा, हमें कन्फ्यूज़ करता है। मेरे मन में आता कि क्या पता स्पेड ये भी तो केस बनेगा कि स्पेड घूम जाए एंड उसके बाद स्पेड ना निकले, ये भी तो केस बनेगा। या फिर स्पेड ना घूमे एंड उसके बाद स्पेड ना निकले। मतलब हमारा माइंड हमें ऐसे भटकाएगा ना प्रोबेबिलिटी में कि हमें लगेगा पता नहीं कहाँ घूम गए। तो हमने नहीं घूमना। जैसे मैंने क्लास में कई बार बोला है कि ऐसे लैंग्वेज बनाओ, वो लैंग्वेज बनाई फिर हमें कोई हिला नहीं सकता, कहीं नहीं इसमें कहीं नहीं जाते। पर गड़बड़ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस पर unknowingly we try to bring the question to the basic probability theorem which we have done in 11th or maybe 10th, बिल्कुल जो पहले दिन करी वो नहीं करना। ये इतनी बार मैंने कहा है ना। और जब भी आप लोग गलती करोगे तो इस बात को नोटिस करना कि एग्जैक्टली वहीं फंस रहे होगे, तो वहाँ नहीं जाना, उस जगह पे जाना ही नहीं है, वो हमारे काम का ही नहीं है। अब ये प्रोबेबिलिटी मिसिंग, अब ये बेकार है। या तो मिसिंग स्पेड हो एंड उसके बाद 2 स्पेड्स निकल आए जब हमने स्पेड घुमा दिया, या फिर स्पेड ना मिसिंग हो एंड उसके बाद 2 स्पेड्स निकल आए जब स्पेड नहीं मिसिंग। तो मिसिंग स्पेड हो, एक कार्ड हमने घुमाया तो उसकी प्रोबेबिलिटी स्पेड कितने होते हैं? 13, सिंपली 13/52। एंड उसके बाद 2 स्पेड्स निकल आए जब एक स्पेड हम घुमा चुके हैं। तो अब कार्ड्स कितने बचे? 51। टोटल वेज तो आ गए 51, C2 हमने 2 कार्ड्स निकालने हैं
एंड 2 स्पेड्स निकलें, दैट वुड बी 12C2, क्योंकि एक स्पेड हमने वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट। अब नो स्पेड लॉस्ट मतलब कोई और कार्ड लॉस्ट हुआ, दैट इज 39/52, एंड उसके बाद 2 स्पेड्स निकल आए जब हमने एक कार्ड कोई और लॉस्ट कर दिया। तो स्पेड्स कितने, 13 उसमें, 13 में से 2 निकाल लिए और नीचे 51 में से कोई भी 2। तो ये बनता है इसका परफेक्ट आंसर, और बहुत सिंपल था। ये भी सिंपल है, पर चलो कर लेते हैं डिस्कशन में क्या है। हमें गिवन था कि A स्पीक्स ट्रुथ 3 out of 4 times, B speaks 3 out of 4 times, while B 7 out of, a ball is drawn at random from a bag containing 1 ball and 5 other balls of different colors, that it is a black ball, that the assertion being true। अब इसमें हुआ क्या कि A एंड B ने रिपोर्ट करा कि ब्लैक बॉल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली ब्लैक हो। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि असर्शन बीइंग ट्रू का मतलब क्या हो गया कि दोनों ने बोला कि ब्लैक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली ब्लैक है। तो हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली ब्लैक जब उन्होंने रिपोर्ट करा कि ब्लैक है। तो ये क्वेश्चन क्या बना कि एक्चुअली ब्लैक हो एंड वो रिपोर्ट करें कि ब्लैक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट करें कि ब्लैक है। तो अब वो ब्लैक कैसे कैसे रिपोर्ट कर सकते थे, या तो एक्चुअली ब्लैक हो एंड दोनों रिपोर्ट करें कि ब्लैक हैं, या फिर एक्चुअली ब्लैक ना हो, नो ब्लैक एंड वो रिपोर्ट करें कि ब्लैक है। तो एक्चुअली ब्लैक हो एंड उसके बाद दोनों सच बोलें, रिपोर्ट करें कि ब्लैक हैं। देखो मैं इसको ना नोटिस करूँ, मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज को नहीं छोड़ने जा देता। तो उससे पता है क्या होता है, देखो मैं बोल भी रहा हूँ इसकी, हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही क्लास में भी लैंग्वेज को समझा। तो उससे पता है क्या होता है कि हम लोग के मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल बिल्कुल हट जाती है। एंड उसके बाद वो रिपोर्ट करें कि ब्लैक है जब ब्लैक नहीं था, नो ब्लैक। तो अब एक्चुअली ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, 5 अदर बॉल्स हैं, 1 ब्लैक बॉल है। एंड उसके बाद रिपोर्ट करें कि वो ब्लैक है। तो रिपोर्ट करें कि ब्लैक वो कब होगा, जब A भी सच बोले एंड B भी सच बोले। और A का सच बोलना एंड B का सच बोलना आपस में इंडिपेंडेंट है। दोनों रिपोर्ट करें ब्लैक है, आई कैसी ब्लैक, और दोनों बोलें कि ब्लैक है, तो इसका मतलब दोनों सच बोलें। तो ये क्या बनता, 3/4 इंटू 7/10, या फिर ब्लैक ना हो विच इज़ 5/6 एंड दोनों रिपोर्ट करें कि ब्लैक है, दोनों झूठ बोलें कि ब्लैक है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि दोनों झूठ बोलें, दोनों ने ब्लैक बोलना है अल्टीमेटली। तो A झूठ बोले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, B झूठ बोले उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10। तो ये बनता मेरा आंसर। अब पता है इसमें हमारा माइंड हमें कैसे कंफ्यूज करता है कि क्या पता वो झूठ बोलें और वो कोई और कलर बोल दें। तो हमने बिल्कुल नहीं हिलना। हम लोग देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करें कि ब्लैक है जब ब्लैक नहीं है। तो हम लोग किस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो ब्लैक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ब्लैक है, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं पर वो रिपोर्ट ब्लैक ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये सही है, इस पर कंफ्यूज मत होना। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी ना अकेली जो गड़बड़ वाली जगह थी वो ये थी। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें क्या गिवन था कि इन अ बैग देयर आर 6 balls of unknown colors, 3 balls are drawn at random and found to be all black, find the probability that no black ball is left in the bag। तो अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी एग्जैक्टली बेस थ्योरम की कहानी थी। अब देखो इसमें क्या इसका सेंस क्या बनता कि अब इसको हम लोग लिखते कैसे, क्या प्रोबेबिलिटी कि बैग में 3 ब्लैक बॉल्स हैं। मैं इसको ना ऐसे लिख लेता हूँ, ओनली 3 ब्लैक व्हेन 3 ब्लैक ड्रॉन। जब 3 ब्लैक हमने ड्रॉ करी तो क्या प्रोबेबिलिटी कि बैग में ओनली 3 ब्लैक है, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट द लैंग्वेज। तो O3B एंड उसमें 3 ब्लैक बॉल्स हो, अपॉन प्रोबेबिलिटी 3 ब्लैक बॉल्स हो। अब ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी 3 ब्लैक बॉल्स हो, क्या हमें समझ में आता है कि अब ये केसेस बन जाते या तो उसमें ओनली 3 ब्लैक बॉल्स हों एंड उसमें से 3 ब्लैक बॉल्स निकाली जाएं, या उसमें 4 ब्लैक बॉल्स हों एंड उसमें से 3 ब्लैक बॉल्स निकाली गई, या उसमें 5 ब्लैक बॉल्स हों एंड उसमें से 3 ब्लैक बॉल्स निकाली गई, या उसमें 6 ब्लैक बॉल्स हैं एंड उसमें से 3 ब्लैक निकाली गई। अब डिनोमिनेटर में ये आता, न्यूमरेटर में बस ये वाला पार्ट आ जाता। अब ये केसेस क्या क्या बनते, अब इसको नोटिस करो, ये बनता ओनली 3 ब्लैक बॉल्स हों एंड उसके बाद 3 ब्लैक बॉल्स निकाली जाएं जब उसमें से ओनली 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो अब 3 ब्लैक बॉल्स हैं
उसकी प्रोबेबिलिटी अब देखो 3 ब्लैक बॉल्स होंगी या 4 होंगी या 5 होंगी या 6 होंगी। तो इसमें से हर एक की जो ये है ना ओनली 3 ब्लैक बॉल्स, यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी यहाँ बनेगी प्रोबेबिलिटी 4 ब्लैक बॉल्स इंटू प्रोबेबिलिटी 3 ब्लैक बॉल्स बाय 4 ब्लैक बॉल्स। इसमें समझ में आता है कि ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। ऐसे ही 4 ब्लैक की 1/4, 5 ब्लैक की 1/4 और 6 ब्लैक की 1/4, वो चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे। ये 4 सिचुएशंस पॉसिबल थी। अब इसमें इस पार्ट का जवाब क्या बनता, उसमें ओनली 3 ब्लैक बॉल्स हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होती 1/4 इंटू 3 ब्लैक बॉल्स निकल आए जब उसमें 3 ब्लैक बॉल्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, सिंपली नीचे आता 6c3 ऊपर आता 3c3। ऐसे नेक्स्ट पार्ट में सिंपली 4 ब्लैक बॉल्स विच इज़ 1/4 एंड उसमें से 3 ब्लैक बॉल्स निकल आए, ऊपर आता 4c3 नीचे आता 6c3। ऐसे नीचे नेक्स्ट वाला 1/4 5 ब्लैक बॉल्स के लिए, ऊपर आता 5c3 नीचे आता 6c3 और लास्ट वाला बिल्कुल सेम 1/4 6c3 अपॉन 6c3। ये अपना परफेक्ट आंसर होता और ये लिख पाना अपना परफेक्ट सॉल्यूशन होता। ये लिखना होता है, ये सब लिखना, ये भी लिखना, ऐसे आगे 5 वाला केस भी बनाना और 6 वाला भी, वो लिखना है, उससे बचना नहीं है। ये बिल्कुल अब सिंपल टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हमें गिवन है 2 बैग्स हैं, बैग 3 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स हैं, अदर कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स। अ die is cast if the face 1 and 3 turns up, a ball is taken out from the first bag, a ball is taken out। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाला था। तो किसका क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी का। ब्लैक बॉल ड्रॉ होगी तो ब्लैक बॉल कैसे आएगी, या तो 1 और 3 आया एंड ब्लैक बॉल निकल आए, या फिर अदर नंबर आया 2 4 जो भी बचे 2 4 5 6 आ गया एंड ब्लैक बॉल निकल आए। तो प्रोबेबिलिटी 1 और 3 आ जाए, उसके बाद ब्लैक बॉल निकल आया जब 1 और 3 आया, और ऐसे नेक्स्ट वाला केस। देखो मतलब इसमें नोटिस करो कि मैं कहानी बोलते बोलते मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाता हूँ, यही चाहिए। जब ऐसे करना शुरू हो जाओगे ना तो फिर हमें लगेगा अरे ये तो हम लोग और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग नहीं है, सेम है, कुछ नहीं काम ये वाला। तो ये कितना बन जाता 1/3 विच इज़ 2/6 प्रोबेबिलिटी। डाइस रोल करा 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। तो अब जब हम लोगों ने डाइस रोल करा तो 1/3 सिंपली प्रोबेबिलिटी हो गई 1 और 3 आने की 2/6। अब उसके बाद ब्लैक बॉल निकले, तो जब हम लोगों ने डाइस कास्ट अ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो अब जो फर्स्ट बैग है उसमें 3 ब्लैक और 4 वाइट है, तो अब उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, सिंपली 3/7। टोटल बॉल्स कितनी थी 7। ऐसे नेक्स्ट वाले में पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी 4/6 एंड उसके बाद हमने बॉल निकाली सेकेंड बैग में से, तो उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी इज 4 ब्लैक एंड 3 वाइट विच इज़ 4/7। तो ये मेरा आंसर हो गया। पर जो उसके बाद वाली एक्सप्रेशन थी यहाँ वाली, वो भी यहाँ पे लिखी हुई चाहिए थी मेरे को एग्जैक्टली। ये भी है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये दोनों बिल्कुल। ये किसके थे, ये वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बेस थ्योरम का क्वेश्चन था और हमने करे हुए क्लास में इस तरह के बहुत सारे, इससे बेटर क्वेश्चन कर लिया डिस्कस। चलो ये थी डिस्कशन ऑफ द कंप्लीट टेस्ट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पर्पस अकेला क्या था कि एक बार इस डिस्कशन के थ्रू हमें समझ में आ जाए कि जो करे हुए क्वेश्चंस हैं उनकी डीलिंग एक्चुअली क्यों सिंपल है। प्रोबेबिलिटी में ना, जैसे अब देखो, अब एडवांटेज क्या है कि जो क्लासेस लगा ली, बिल्कुल एक दिन बैठ के आराम से घर पे बैठ के इन्हीं क्लासेस को एक बार रिकॉल कर लो, मैंने बोला क्या। तो आप कई बार पता है क्या होता है, जैसे इस बात को समझना, बच्चे भटकते कहाँ पे रहते हैं कि उनको लगता है और बुक्स दे दो और क्वेश्चन दे दो। तो आप लोगों ने कोई लाइब्रेरी थोड़ी खोलनी है। काम की बात क्या होती है कि जितना हमें करवाया गया वो हमें जड़ से समझ में आ जाए, वो टास्क है। मैंने जो सारी बुक्स, अगर मान लो इफ़ लेट्स से इफ़ टुमारो सम न्यू बुक कम्स, तो अब कोई जो नई बुक जो आएगी वो क्या सारी की सारी मैं कर लूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं। पर उस बुक का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मैं समझूंगा कि मैं केपेबल हूँ। तो आप लोगों ने उस जोन में जाना है कि आईआईटी में अब मान लो कि इस साल या अगले साल या किसी भी साल कोई भी क्वेश्चन जो आईआईटी में आएगा वो मैंने देखा नहीं, पर मैं ये एज्यूम करूँगा कि वो मेरा हो जाएगा। तो वो जो एजम्पशन है वो क्यों आई, क्योंकि मेरी अंदर से कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस बन गया कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी आता है या मुझे वो टॉपिक आता है। तो जो भी क्वेश्चन किसी बुक का होगा या पेपर में आया हुआ होगा तो मैं कॉन्फिडेंटली उसको अटैक करने की करूँगा।
तो आप लोगों का टास्क क्या है और मेरा टास्क क्या है कि आप लोग उस स्टेज पे पहुंच जाओ जहां पे कि मैं हूं, बिल्कुल सेम अंडरस्टैंडिंग हो जाए हम दोनों की कि आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा निकल रहे हो, मेरे से भी ज़्यादा निकल रहे हो। तो उस जोन में जाने के लिए जो मेरे को समझ में आता है वो मैंने पूरा बताया। उसके बाद बिल्कुल नहीं भटकना। उसके बाद फिर केवल काम क्या होता है कि जो असाइनमेंट करी, क्वेश्चंस करी, उसके बाद किसी भी नए क्वेश्चन पे जाते समय ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मेरा वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे आता है टॉपिक। अब जब इन क्वेश्चंस को मैंने देखा तो मैं बिल्कुल उसी अजम्पशन पे था कि मुझे आता है, कुछ मर्जी पूछ लो। वो होना चाहिए जड़, एग्जैक्टली वो जड़ होनी चाहिए। देखो मतलब ये बात ना मैंने क्लास में भी कई बार बोली है। एक बच्चा था, उसका मैं नाम नहीं लेता, बहुत बढ़िया रैंक था उसका थॉट प्रोसेस था, कहता दो ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक वो जो मुझसे निकल जाएंगे, दूसरे वो जो पेपर में नहीं आने। कहता दो ही तरह के क्वेश्चन है, एक वो जो मुझसे निकल जाएंगे, दूसरे वो जो पेपर में नहीं आने। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा है कि भाई मेरे से पेपर वाला हर सवाल निकल आना है। तो इस बात को समझो कि मतलब वो कॉन्फिडेंस बनना आपको अपने आप ही राइट रूट पे लेके जाता है। तो प्रोबेबिलिटी में जो क्लासेस मैंने इतनी जो क्लासेस हमने देखी, अटेंड करी, उनके बीच वाले क्वेश्चंस करे, असाइनमेंट करी, अगर थोड़ा भी ब्लॉक हो तो एक दिन लगाओ। अब तो सारा काम अपने पास है, सब कुछ रिवाइज करो, असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस करो और उसके बाद एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस देखो। कहीं भी ब्लॉक होते तो डायरेक्टली साथ साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।